नमस्कार, डीडी न्यूज के इस खास प्रोग्राम में इस वक्त में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे तक हम बात करेंगे कुछ बड़ी खबरों पर और उन खबरों पर चर्चा करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात होगी लोकसभा में जो सरकार ने श्वेत पत्र पेश किया है, क्या कुछ खास बातें हैं उसमें और क्या कुछ इसमें सत्ता पक्ष और क्या कुछ विपक्ष कह रहा है। वो बातें होंगी कि क्या उसमें उजागर किया गया है, किन बातों को खास तौर पर। इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो चल रही है, ले देकर एक बार फिर से घूम फिर करके पीएम मोदी पर निजी हमले पर आकर वो केंद्रित हो गई है। और इस बीच जो विपक्षी इंडी गठबंधन में उनके साथी थे वो धीरे धीरे छूटते जा रहे हैं, एक के बाद एक। कौन कौन और नाम है उस पर भी करेंगे बात, खास चर्चा इसी पर करेंगे। और इसके बाद बात होगी कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो कल बवाल हुआ था उस पर अब प्रशासन बिल्कुल सख्त है, फिलहाल हालात नियंत्रण में है, वहां से भी अपडेट लेंगे। और बात करेंगे कि कुछ और जो हमारे रत्न हैं उनको सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। कौन कौन वो बड़े नाम हैं, क्या उनके योगदान रहे हैं, प्रधानमंत्री ने उन पर क्या कहा है, इन सब पर होगी बात। होंगे सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और कृषि क्षेत्र में अप्रतिम योगदान देने के लिए एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न किया जाएगा प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा। सरकार द्वारा लाए गए श्वेत पत्र पर लोकसभा में चर्चा शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 2014 से पहले नाजुक स्थिति में चल रही भारतीय अर्थव्यवस्था को मोदी सरकार ने शीर्ष 5 में पहुंचाया। वित्त मंत्री ने कहा यूपीए सरकार के घोटालों से देश की छवि को हुआ नुकसान। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा मोदी सरकार ने रेलवे के विकास के लिए पिछले 9 सालों में उठाए कई कदम। रेल नेटवर्क मामले में भारत दुनिया में 4थे स्थान पर पहुंचा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा प्रभावित इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। हिंसक घटना में 2 लोगों की मौत और 100 से भी ज्यादा घायल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनभूलपुरा क्षेत्र में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पीएम मोदी पर कर रहे हैं लगातार व्यक्तिगत और जातिगत हमले। अब पीएम की जाति पर एक बार फिर से उठाया सवाल। लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी देवी और मीसा भारती को मिली अंतरिम जमानत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस किया जारी। अगली सुनवाई 28 फरवरी को। और पाकिस्तान में संसदीय चुनाव के बाद वोटों की गिनती जारी। नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज की जीत। रुझानों में इमरान खान की पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों ने बनाई बढ़त। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले खबर संसद से, जहां पर श्वेत पत्र पर चर्चा लोकसभा में हो रही है। तो केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए श्वेत पत्र पर लोकसभा में चर्चा शुरू। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है ये श्वेत पत्र पेश, जिस पर लोकसभा में चर्चा शुरू है और चर्चा हो रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा 2014 से पहले नाजुक स्थिति में चल रही भारतीय अर्थव्यवस्था को मोदी सरकार ने अब शीर्ष 5 में पहुंचा दिया। यूपीए सरकार के 10 सालों में हुए घोटालों से देश की छवि को भारी नुकसान हुआ। निर्मला सीतारमण ने यह बात कही। आर्थिक कुप्रबंधन और वित्तीय अनुशासनहीनता के साथ साथ व्यापक भ्रष्टाचार के कारण यूपीए सरकार के दौरान संकट पैदा हुआ। वित्त मंत्री ने यह बात कही कि किस तरह यूपीए का वो दौर था। श्वेत पत्र में कहा गया है कि अब अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई है और सुधार तथा विकास के पथ पर है।
पिछले 10 वर्षों में सरकार ने पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गई चुनौतियों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पा लिया है। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ यूपीए सरकार के दौरान। निर्मला सीतारमण ने यह भी बात कही। जबकि इसके विपरीत मोदी सरकार के कार्यकाल में दिल्ली में G20 के सफल आयोजन से भारत विश्व में एक सशक्त महाशक्ति की तरह उभरा। यूपीए ने कोयला घोटाला कर देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक 1.86 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यूपीए शासनकाल में भारत दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्था में शामिल थी। बैंकिंग संकट और एनपीए बढ़ने से बैंक अंदर से खोखले हो गए थे। राजकोषीय घाटा अधिक होने से वित्त वर्ष 2011-12 में बजटीय प्रावधान की तुलना में 27% अधिक बाजार से कर्ज लिया गया था। यूपीए सरकार के दौरान हम शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में लोगों को यह जानने का अधिकार कि मोदी सरकार ने इसके लिए क्या नीतियां और समग्र दृष्टिकोण अपनाए। ये बात अर्जुन राम मेघवाल ने कही। इससे पहले कांग्रेस ने भी जारी किया था ब्लैक पेपर और कांग्रेस ने बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बनाया था। तो श्वेत पत्र को पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट 2008 के दौरान यूपीए सरकार ने देश को उबारने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के बाद इकोनॉमी कोविड जैसे उतना, विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, आई कन्फेस, विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, कोविड जैसे इतना भयंकर गंभीर क्राइसिस ना था वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। इट वाजंट एज सीरियस एज कोविड। उस समय भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, मगर उसके बाद भी स्कैंडल के ऊपर स्कैंडल चलते रहे और उससे देश को ऐसे गंभीर अवस्था में खड़े रख के चले गए। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साथ ही कहा कि वैश्विक वित्तीय संकट को संभाल नहीं सके और आज इसे कैसे संभालें इस पर भाषण दे रहे हैं। देश के हितों की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया, लेकिन घोटालों पर घोटाले जारी रहे। When there was a global financial crisis and what happened post the COVID shows clearly that if the intent of the government is sincere, if नियत और नियम दोनों सही है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब आपके नियत साफ नहीं है और आपके कार्रवाई भी साफ नहीं है, देश को इतना गंभीर अवस्था में छोड़कर आप चले गए, उसको सही करने में 10 साल माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का उनके डेडिकेशन के वजह से आज देश उभर कर आ रही है, पूरे दुनिया में सम्मान हो रही है। तो लोकसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा जारी है और जो कुछ केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रमुख बातें कही हैं वो आपने सुनी ही। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, जिस तरह से सरकार ये श्वेत पत्र लेकर आई है, जो कुछ सवाल सुनते थे, जो कुछ मुद्दे उठाता था विपक्ष, सरकार ने खुद ही एक कदम आगे बढ़ करके श्वेत पत्र ला करके उन्हीं सवालों का जवाब देने का काम किया है और यह भी एक आईना दिखाया है कि देखिए कि आपके 10 साल पहले कितने थे, कैसे थे और हमारे 10 साल कैसे हैं। देखिए लालचंद्र, जब कोई बात बाहर कही जाती है तो उस पर यह आरोप लग सकता है कि वो राजनीतिक बयानबाजी है या फिर सत्ता पक्ष का काम है विपक्ष द्वारा जो सवाल किए जाते हैं उनको काउंटर करना या फिर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करता है। लेकिन सदन के अंदर जब कोई पत्रावली रखी जाती है तो वो प्रामाणिक होती है, वो तथ्य सही होते हैं, क्योंकि ये सुनिश्चित करना होता है सरकारों को कि जो भी पत्रावली रखी जाए सदन में वो निश्चित तौर पर एक प्रामाणिक हो। और ऐसे में जब श्वेत पत्र लेकर आई है मोदी सरकार, तो निश्चित तौर पर आंकड़ों के लिहाज से, तथ्य के लिहाज से एक जवाब है
पूर्व की यूपीए सरकार कांग्रेस की अगुवाई में उनके नेताओं को कि देखिए कि आपके समय क्या हुआ था, कितने ज्यादा घर अब मोदी सरकार के समय 10 सालों में बने हैं पिछले यूपीए के मुकाबले, कितनी ज़्यादा सड़कें बनी हैं, कितने ज़्यादा घर रोशन हुए हैं, कितने ज़्यादा रसोई गैस वितरित हुई है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, आपके समय में जो चुनौतियां थी आपने उस पर लीपापोती का काम किया, उससे वैश्विक स्तर पर भारत की साख गिरी, पूंजी निवेश प्रभावित हुआ और साथ ही साथ घोटालों की एक श्रृंखला देखने को मिली। और अब जब मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई, उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से कदम उठाए गए कि उन जिलों में जिनमें खनन होता है वहाँ एक फंड बनाया गया, उससे विकास आगे बढ़ रहा है। आज हम देख रहे हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। 2047 तक हम विकसित भारत बनने की बात कर रहे हैं और तीसरी बार सत्ता में आने के बाद बीजेपी और सत्ता पक्ष कह रही है कि 3 जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें तब्दील होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पूरे श्वेत पत्र को ढंग से पढ़ें तो जिन आरोपों को विपक्षी दल लगाते रहे, जैसे मौजूदा 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं कि केरल के मुख्यमंत्री दिल्ली आए कि उन्हें फंड नहीं मिल रहा है, आरोप लगाया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री दिल्ली आए, तमिलनाडु ने राहत न देने का आरोप लगाया। ये श्वेत पत्र स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि 14वें और 15वें वित्त आयोग के मुताबिक उन अनुशंसा को स्वीकार किया गया और मोदी सरकार ने 15वें वित्त आयोग में 10% ज्यादा पिछले वित्त आयोग के मुकाबले ज्यादा धन आवंटन, ज्यादा संसाधन का आवंटन राज्यों को किया है। तो ये प्रामाणिक डाटा है जो स्पष्ट तौर पर रखा गया है और जो आईना दिखाता है विपक्षी दलों को, लालचंद, कि आप राजनीति मत कीजिए, आप आंकड़ों के लिहाज से बात। मैं यही कहने वाला था कि देखिए पूरा लब्बो लुआब ये भी है कि कहां फ्रेजाइल 5 में थे और कहां टॉप 5 में आ गए हैं। लेकिन एक बात और शैलेंद्र, आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम कोई मान लीजिए राजनीतिक मुद्दे पर भी बात करते हैं तो विपक्ष के कई नेता, और आपने आमतौर पर यह भी देखा होगा सोशल मीडिया पर भी चर्चा होती है, अर्थव्यवस्था पर बात करो, बेरोजगारी पर बात करो, महंगाई पर बात करो। वो किसी दूसरी चर्चा में आप विदेश नीति पर भी बात कीजिए, कहेंगे अर्थव्यवस्था पर बात कर लीजिए, बेरोजगारी पर बात कर लीजिए। तो आज सरकार ने श्वेत पत्र ला करके उन सभी को एक तरह से यह जवाब दिया है कि हां, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, बेरोजगारी के मोर्चे पर, महंगाई के मोर्चे पर हम पूरी तरह बात करने के लिए और डेटा रखने के लिए तैयार हैं। लालचंद देखिए, महंगाई पर जो ब्लैक पेपर कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे लेकर आए, उस पर सरकार पर सवाल उठाया। श्वेत पत्र क्या कहता है कि आपके समय महंगाई दर क्या थी? सब जानते हैं 11% के आसपास थी, यानी यूपीए के समय पिछले 10 सालों में। और आपने 2008 के संकट से निपटने के लिए जो तात्कालिक उपाय किए, दरअसल उससे अर्थव्यवस्था की नींव कमजोर हुई, बैंकिंग में एनपीए बढ़ा और भारत के इतिहास के एक सबसे बड़े बैंकिंग संकट की ओर देश चला गया, जिसका सिलसिलेवार तरीके से उसका निदान मोदी सरकार ने आने के बाद किया। तो आप महंगाई के मोर्चे पर आंकड़े से जवाब मिल गया है। आप स्टार्टअप देखिए, उस वक्त स्टार्टअप ना के बराबर थे या थे ही नहीं, अब कितने स्टार्टअप हो गए हैं। तब आपके समय में मोबाइल भारत में नहीं बनता था, कलपुर्जे भारत में नहीं बनते थे, विमान के कलपुर्जे नहीं बनते थे। आज हम देख रहे हैं कि उसमें हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। डिफेंस में देखिए, हम पूरी तरह से आयात पर निर्भर थे, अब भारत निर्यात की तरफ देख रहा है। तो ये सिलसिलेवार तरीके से आंकड़े बता रहे हैं। श्वेत पत्र में इस बात का जिक्र भी किया गया कि देखिए कहां कहां निर्यात बढ़ा है, आपके समय में क्या था, अब क्या है। तो ये आंकड़े झुटलाए नहीं जा सकते। राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है, लेकिन आंकड़ों को अलग रखकर बात नहीं की जा सकती। और श्वेत पत्र ने इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा है कि यूपीए के समय आर्थिक कुप्रबंधन के चले, बावजूद इसके कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक मजबूत और तेज अर्थव्यवस्था देकर गई थी विरासत में, उसको खराब करने का काम यूपीए के 10 सालों में हुआ। और ये भी बात बिल्कुल आपने सही कही शैलेंद्र कि ये ऐसा नहीं है कि किसी ने सवाल पूछा और कहीं पर कुछ जवाब दे दिए, डेटा दे दिए। ये तो संसद के अंदर, सदन के अंदर दिया गया डेटा है जो निश्चित तौर पर प्रामाणिक होता है। और अगर उस डेटा में आपको कहीं कुछ लगे तो आप उसके खिलाफ सवाल भी उठा सकते हैं और संसद में बात भी उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो जो कहते हैं ना 9 दिन चले 2.5 कोस,
यानी राहुल गांधी एक बार अब फिर से वही जो कांग्रेस करती रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी और जातिगत हमले फिर से करने शुरू कर दिए उन्होंने। इस बीच साथी भी छूटते जा रहे हैं। करेंगे इस पर खास चर्चा, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। मेरे भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था, जो अब भाभी के घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। पॉलिसी बाजार की टीम ने क्लेम दिलवाने में हमारी पूरी मदद की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। तो स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की हम खास चर्चा करने वाले हैं कि क्या कुछ भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस को हासिल हो रहा है, और ये भी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने से, उन पर हमले करने से कुछ हासिल होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ विपक्ष के खेमे में और खासतौर कांग्रेस के खेमे में हो रहा है। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, लेकिन पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमले करके अपनी मोहब्बत की दुकान, जो वो खुद कहते हैं, उनको चमकाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? और यही मोहब्बत की दुकान है। 5 राज्यों के चुनाव में राहुल गांधी ने पीएम को पनौती कहा था, याद कीजिए, और निजी हमला किया था। तो इसका कैसा जवाब दिया था विधानसभा चुनाव में देश की जनता ने, इन राज्यों की जनता ने। लेकिन लोकसभा चुनाव में सेनापति की भूमिका में उतरे राहुल गांधी अब पीएम की जाति पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि उनकी जाति ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। गुजरात के चुनाव में सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था, याद कीजिए, साल 2007। परिणाम देश ने देखा, लेकिन राहुल गांधी फिर भी रुकते नहीं हैं, करते रहते हैं हमले। सभी मोदी चोर, ये भी कहा था, और अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी थी राहुल गांधी को। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में पीएम मोदी पर फिर से उसी तरह के निजी और जातिगत हमले कर रहे हैं। जानकार बताते हैं कि पीएम मोदी पर निजी हमला कांग्रेस को घाटे का सौदा साबित होता रहा है, लेकिन राहुल गांधी हैं कि वही गलती बार बार दोहरा रहे हैं। राहुल गांधी ने साल 2019 में चौकीदार चोर है ये अभियान चलाया था, और 2024 में एक बार फिर से उसी निजी हमले पर लौट कर आ गए हैं और कर रहे हैं निजी हमले। अगर कांग्रेस 2024 के आगामी चुनाव में सफल नहीं हो पाती है तो कांग्रेस राहुल को हार का जिम्मेवार नहीं मानेगी, ईवीएम को मानेगी, कहेगी कि ईवीएम ने कर दिया। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर विपक्षी इंडी गठबंधन में ही रार जबरदस्त तेज हो गई है, और एक के बाद एक नेता और दल अलग हो रहे हैं। यात्रा पश्चिम बंगाल पहुंची तो ममता बनर्जी ने गठबंधन से नाता तोड़ लिया। बिहार पहुंची तो नीतीश कुमार अलग हो गए थे, एनडीए में शामिल हो गए वापस। और यहाँ तक तो जो था, यात्रा अभी यूपी पहुंची भी नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव ने एक तरफा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। आपने भी कह दिया कि थकाने वाला गठबंधन है। जयंत चौधरी भी पाला शायद बदल लें। आम आदमी पार्टी ने गुजरात और असम के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी एक तरफा। गोवा, पंजाब और दिल्ली के लिए 13 फरवरी को ऐसा ही ऐलान कर सकते हैं फिर से। आरएलडी भी विपक्षी गठबंधन से रिश्ता तोड़कर एनडीए में शामिल हो सकती है, जयंत चौधरी वाली। लेकिन कांग्रेस की उम्मीद राहुल गांधी की यात्रा पर टिकी हुई है कि इस यात्रा से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन कितना रियलिस्टिक।
और क्या हो रहा है इस यात्रा में, क्या उससे कुछ हासिल होगा। तो जो कुछ भी चल रहा है उस पर भाजपा के नेता अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मोदी जी ने गरीबी को भोगा है, जबकि राहुल ने गरीबी को किताबों में पढ़ा है। उनको जानकारी ही नहीं है शायद, वो एक बार उनका एरिया गांव जाकर के देख लेते जिससे पता चलता। बहुत ऐसे वीकर सेक्शन से वो आ रहे हैं, वडनगर में जहाँ वो पढ़े हैं, किस तरह का उन्होंने जीवन जिया है। कई बार प्रधानमंत्री जी ने कहा मैंने गरीबी किताबों में नहीं पढ़ी है, मैंने गरीबी भोगी है। और राहुल गांधी जी किताबों में पढ़ रहे हैं गरीबी। और जैसा कि हमने बताया कि एक के बाद एक गठबंधन के सहयोगी अलग हो रहे हैं, तो इसी दौरान आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने इंडी गठबंधन को लेकर कहा कि हम कब तक इंतजार करेंगे, हमें चुनाव सिर्फ लड़ना नहीं है, जीतना भी है। इंडिया अलायंस के साथ महीनों हो गए बातचीत करते, सारे स्टेट्स जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं जो भी टेबल में था डिस्कशन के लिए, उन सब पर डिस्कशन हुआ, सारों पर डिटेल पे डिस्कशन हुआ, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। इम्पोर्टेंट तो ये है ना कि नतीजा निकलना चाहिए। जब किसी बातचीत का और डिस्कशन का अगर नतीजा ना निकलने की तरफ आप बढ़ो तो आपको एक सम पॉइंट आपको फिर वो डिसाइड करना पड़ता है। हम बात करते 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 थक रहे हैं। अभी कितने दिन तक बात करते रहोगे आप? आपको काम भी तो करना है। काम करने के लिए आपके पास बिल्कुल कम समय बचा हुआ है। हम पूरी ईमानदारी से इंडिया अलायंस के साथ है, स्ट्रांगली इंडिया अलायंस के साथ है, लेकिन पहला धर्म चुनाव जीतना है। हम आपको कांग्रेस की भी बात सुनवाते हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि हमारा रवैया तो सदैव से मित्रतापूर्ण था। ईडी और सीबीआई इंडी गठबंधन को तोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसी के दबाव में ये सब हो रहा है। हमारी कोशिश रहती है, हमने फ्लेक्सिबल रवैया भी अपनाया है, लेकिन जहाँ संभव नहीं है वहाँ हम फ्रेंडली कंटेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंडली कंटेस्ट करना भी हित में ही है हमारे। और यह भी सच्चाई है कि ईडी का, सीबीआई, इनकम टैक्स का दबाव बहुत है कि गठबंधन छोड़ें, और छुड़वाया भी गया है और तोड़ी गई ही सरकार। तो उनकी भी जिम्मेदारी होती है, न कि केवल कांग्रेस। तो ये तमाम प्रतिक्रिया आपने राजनीतिक प्रतिक्रिया सुनी, लेकिन क्या हो रहा है और किस वजह से विपक्षी गठबंधन में एक के बाद एक बिखराव हो रहा है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं। साथ में प्रत्युष कांत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ में नीरज मिश्रा जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रत्युष कांत जी, नीरज मिश्रा जी, आप लोगों का। मैं आप लोगों के पास आऊं उससे पहले ज़रा चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद मिश्र जी के ज़रिए। विनोद जी, देखिए दो बातें आ रही हैं। एक तो सहयोगी कह रहे हैं कि भाई थक गए हैं, कितना इंतज़ार करें, चुनाव लड़ना भी है, जीतना भी है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है कि ये सब तो इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि सीबीआई से और ईडी से डर गए हैं, इसलिए छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो इनके साथ हैं वो ईडी और सीबीआई से नहीं डर रहे, है ना, और जो भाग गए वो ईडी और सीबीआई से डर के भाग गए। लाल जी, मैं आपकी रिपोर्ट को समझने की कोशिश करता हूं। जो अभी आपने जो रिपोर्ट दिखाई है, मैं अगर ये देख रहा हूं कि चुनाव के, आप देखिए लोकसभा चुनाव के 100 दिन से कम ही रह गए हैं जी। और एक जगह जो एक तरफ आप देखें कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पूरे देश में घूम रही है, और जो एक ये मोदी जी का ये हर अपनी जो स्कीम है उसको लेके जो मोदी की गारंटी वो बता रहे हैं, तो जो विकसित भारत का संकल्प है वो एक बड़ा लोगों के सामने में खड़ा हुआ है। और वो ग्राउंड जीरो पे आप देखिए कि लोगों ने किस तरह से उसको रिस्पेक्ट किया है, किस तरह से उसको एक तरह से समर्थन दिया है जी। लेकिन उसके बदले में जब हम ये देखते हैं कि उसी मोदी की गारंटी के बदले अगर पीएम मोदी पे निजी हमले हो रहे हैं, तो आपको माना जाएगा कि इलेक्शन को लेके कांग्रेस का मूड क्या है जी। और ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है उसका मकसद क्या है। तो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो 2 का आपने बताया था कई बार अपनी चर्चा में, क्या ये इसलिए है कि आप यात्रा से जहाँ से उत्तर से दक्षिण तक गुजरेंगे
पूरब से पश्चिम तक जोड़ेंगे और उसमें सिर्फ पीएम मोदी पे आप निजी हमले करेंगे। तो ये निजी हमले का आपने देखा कि देश ने आपको किस तरह से जवाब दिया है। जो अब अभी आप बाइट सुना रहे थे मेघवाल जी का कि हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले पीएम मोदी पे जब आप इस तरह के हमले करते हैं, कभी आप चौकीदार चोर कहते हैं, कभी आप पनौती कहते हैं, कभी आप इस तरह से जातिगत का हमला करते हैं कि वो क्या है, तो ये जाहिर सी बात है कि लोगों को, खास करके देश की जनता इन चीज़ों से असहज होती है। ये बात आपको समझ में अभी तक नहीं आ रही है, जो लगातार आपने पिछले 2000 ईस्वी से लेके अब तक गांधी परिवार ने शुरू किया हुआ है और हर बार इनको जवाब मिला है। तो जाहिर सी बात है कि उनको विकास के एजेंडे में सामने में रखने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, इसलिए वो जातिगत हमले पे आ रहे हैं। रही बात जब आप कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई और ये सारे चीजों का, तो ये बात तो उनको बताना चाहिए, या कांग्रेस के प्रवक्ता बेहतर से बता सकते हैं कि भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में जो ये मोदी सरकार का जीरो टॉलरेंस है, ये भी एक पब्लिक का ये सबसे बड़ा सपोर्ट है। आपने एक नैरेटिव तो हेमंत सोरेन के लिए बनाया और आप देखिए कि उसका क्या हुआ, हश्र हो रहा है। ठीक है, केजरीवाल रोज रोज ये कह रहे हैं और हश्र देखिए कि क्या हो रहा है, 3 मंत्रियों को अभी तक बेल नहीं मिला। तो अगर ये सारी चीजें जो न्यायालय के समक्ष में, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर में आप जिस तरह से हमले करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, उसको भी लोग देख रहे हैं, उसको भी लोग इस बात को समझ रहे हैं कि आपका मकसद क्या है। बिल्कुल, ये मकसद क्या है, इसी पर सवाल है। और मैं प्रत्युष जी के पास आऊं उससे पहले नीरज जी के पास चलता हूं। नीरज जी, हम एक बात तो देख रहे हैं कि देखिए, जो कहते हैं ना, पिछले तजुर्बे से कुछ सीखना चाहिए। हम देख रहे हैं कि जब जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले होते हैं तो इसका उल्टा नुकसान कांग्रेस को होता है। अब देखिए, ये जो ओबीसी जाति वाला मुद्दा लेकर राहुल जी फिर से आए हैं, अब इसमें फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि 1993 में जिस समय छबील दास मेहता आपके ही पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस जाति को ओबीसी में शामिल करने का फैसला किया। वो फैसला लागू हुआ साल 2000 में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे। और राहुल गांधी जी अगर ये आरोप लगाते हैं, या विपक्ष अगर ये आरोप लगाता है कि अपने आप को शामिल कर लिया ओबीसी में, तो ये कैसे चलेगा? और क्या इसका नुकसान नहीं होगा इस तरह के निजी हमले का? लाल सिंह जी, हमारे देश के मजबूत इंस्टीट्यूशंस में से एक दूरदर्शन है जी। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि दुनिया के इतिहास में हमने रवांडा रेडियो जैसे स्टेट ब्रॉडकास्टर्स को भी देखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अभी से 2 घंटे पहले हमारे जो कांग्रेस के नेता ने कांग्रेस के आधिकारिक मंच से शक्ति सिंह गोहिल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो दस्तावेज सामने रखे कि कैसे 1 जुलाई 2002 को नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को ओबीसी बनाया, उसके सारे तथ्य जब सामने रखे, मुझे लगता है कि दूरदर्शन उसको सामने रखेगा। ये बताइए कि छबील दास मेहता सरकार ने मोड घाची समुदाय को ओबीसी में रखने का फैसला लिया था या नहीं? देखिए, आज यही तो मैं कहना चाह रहा था कि ये जो फैक्ट्स हैं उसको आधा अधूरा हम लोग दिखा देते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट थी उसमें आपने देश को ये नहीं बताया कि आरबीआई के प्रोजेक्शन में और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बजट में प्रोजेक्शन किया उसमें भी 1.5% का हेरफेर था। तो हम तो यही कह रहे हैं कि फैक्ट्स जो है वो हम टेबल पर रख देते हैं। मैं एक बात यहां पर बोल देता हूं, नीरज जी, एक बात बोल देता हूं। अगर आपको लोकसभा में लगता है कि कोई आंकड़ा गलत पेश किया गया है, तो आप जानते हैं ना प्रावधान क्या है, ले आइए प्रिविलेज। बिल्कुल, वहां पर उसको चुनौती देकर प्रिविलेज ले आइए, कि दिक्कत क्या है? देखिए हमने तो कई बार कोशिश की, क्योंकि इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने कई बार कहा कि इस देश में ना कोई आया ना कोई गया, और जब आप ही की तरीके के पत्रकारों ने वो खोजा कि कैसे चाइना हमारे लद्दाख की सीमा पर और अरुणाचल की सीमा पर तो अब तो गांव बसा चुका है, तो उसके ऊपर भी हम प्रिविलेज लाए। लेकिन कोई बात नहीं, बहुमत का आंकड़ा उनके पास है। अगर आपको लगता है, चाहते हैं, हाँ, जो बात आप कह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि सच में वो सही है, तो मैं ये कह रहा हूं कि देश लोकतांत्रिक है, तमाम दरवाजे खुले हुए हैं। आपको याद है ना यूपीए सरकार के दौरान कैसे सुब्रमण्यम स्वामी जाते थे और कोर्ट में जाकर के केस लड़ते थे। चलिए मुद्दे पर आइए। मुद्दे पर मैं अभी आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि क्या पीएम मोदी पर हमला करने से मोहब्बत की दुकान होगी और कुछ फायदा होगा कांग्रेस को? ये बताइए।
लाल सिंह जी देखिए, सबसे बड़ा हमला तो कल राहुल जी ने किया, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। वो ये थी कि देश के प्रधानमंत्री की जो तनख्वाह है और जितने के वो कपड़े पूरे महीने में बदलते हैं, उसके अंदर एक एक्सपोनेंशियल फर्क है। 1,65,000 की तनख्वाह वाला आदमी महीने के अंदर 3 करोड़ रुपए के कपड़े पहनता है। ये बड़ा हमला था। और जहां तक रही जाति की बात, ये तो फैक्चुअली हम लोगों ने बता दिया है देश की जनता के सामने। आज बहुत बुनियादी मुद्दे हैं। वो मुद्दे क्या हैं कि जो बेरोजगारी का आलम बढ़ा हुआ है, आ गया है, श्वेत पत्र आ गया, चर्चा हो रही है उस पर। सुनिए, वो श्वेत पत्र जो आया है उस पर भी मेरी टिप्पणी ले लीजिएगा, क्योंकि आज इस 10 साल के बाद देश की जनता इनसे सवाल पूछ रही है। उन्होंने जो आरोप लगाए उसके ऊपर जो होना था वो 10 साल पहले हो गया। आज देश की जनता ये पूछ रही है। अब आपने जो सवाल उठाए नीरज जी, मैं सीधे उन सवालों को ट्रांसफर करता हूं प्रत्युष कांत जी को। वही जवाब दें कि जो भी आपने सवाल पूछे हैं, चाहे राहुल जी ने जो हमले किए उसको लेकर के, चाहे उनकी जाति को लेकर के, प्रत्युष जी जो बात कांग्रेस उठा रही है उन बातों को लेकर के बीजेपी क्या जवाब देना चाहती है कि क्या कुछ जो राहुल गांधी उठा रहे हैं उसमें कितनी तथ्यात्मक बात है या कितनी उसमें गलत बात है? सर मैं तो शुरू करूंगा कि खास करके आपके व्यूअर्स के लिए जी, कि आप ये देखिए जो प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा कि जब ऑपोजिशन वीक हो जाता है, जब ऑपोजिशन के पास कुछ रहता नहीं है बोलने के लिए, तो देश को बहुत नुकसान होता है। अब ऑपोजिशन जो है, प्राइम ऑपोजिशन जो हमारे देश का है वो तो कांग्रेस है। वो बार बार लगा हुआ है कि एक परिवार के एक आदमी को लॉन्च और रिलॉन्च करना है। उसको समझ है ही नहीं पॉलिटिक्स की। वो जब देश में सीरियस बातें हो रही हैं, वो जब राज कर रहे थे तो भारत 11वां इकॉनमी था। उन लोगों ने बोला भाई हम तो पहुंच जाएंगे, 40 साल लगेगा हमें पहुंचने में, 5वां इकॉनमी, हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। मोदी गारंटी दे चुके हैं पीएम साहब की 3rd टर्म में 30 मोदी में हम 3rd इकॉनमी हो जाएंगे। ये कोई छोटी बात है? ये सब ऐसे थोड़ी हवा में हो जाता है। कितना भारी डेवलपमेंट होता है इसके लिए। इतने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, इतने सारे रोड्स बने, टॉयलेट्स बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बने। मुझे कंप्लीट कर दीजिए, मुझे कंप्लीट कर दीजिए। मैं आपको उसमें मैं डेटा को आपके व्यूअर्स के लिए सब समझा रहा हूं कि इतनी जो बड़ी प्रोग्रेस होती है ये अंधेरे में नहीं होती है। ये प्रोग्रेस होती है जब आप छोटे छोटे चीज को लेके चलते हैं। जो गुड गवर्नेंस का डेफिनेशन नरेंद्र मोदी जी देते हैं, जो राहुल गांधी के सोच के बाहर है कि गुड गवर्नेंस होता क्या है। गुड गवर्नेंस होती है जिसमें इंटीग्रिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, स्कीम्स, ठीक है, गरीब तबके से लोग को नहीं बनाना, ये सब करके एक भारत बनता है। आप क्या कर रहे हैं? आप एक बस पे बैठ के घूमने निकल गए, आप मध्य प्रदेश घूमे, छत्तीसगढ़ घूमे, राजस्थान घूमे, क्या वो आप हार गए? आप जहां जहां आपका बस जा रहा है, महाराष्ट्र में देखिए क्या हाल है। आपकी ऑपोजिशन के दोस्ती नहीं बचे। बिहार में आपको ईडी सीबीआई से तो नीतीश कुमार नहीं आए हैं भाग वो तो, लेकिन अब जो पीएम पर निजी हमले हो रहे हैं, पीएम पर फिर से एक बार निजी हमले हो रहे हैं। अब आप बताइए, सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस, एग्जैक्टली सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस 2014 में भी मई के महीने में किया था इन्होंने। अब वो सेम कर रहे हैं। लोग हंस रहे हैं। राहुल गांधी के लैक ऑफ नॉलेज पे पहले जोक बनते थे, मीम्स बनते थे, अब लोग देख रहे हैं कि भाई कोई नरेंद्र मोदी जी ने थोड़ी किया है। आप इतना ओबीसी से जलते हैं, आपको दिल में आप समझते हैं राजा महाराजा हैं। ये ओबीसी छोटे जात के लोग ये है क्या? एससी एसटी ट्राइबल्स, आप सोच ही नहीं सकते इनके बारे में। हमारे यहाँ देखिए प्रेसिडेंट ट्राइबल है हमारी, हाईएस्ट नंबर ऑफ एससी एसटी ओबीसी एमपीज हमारे पास हैं। अच्छा, हमारे यहाँ यही नहीं, सरकार में मत जाइए सिर्फ आप, ठीक है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे भी इतने ही प्रबल रूप से वो लोग हैं। ठीक है, सरकार में जो वो आरोप लगा रहे हैं, ओबीसी के प्रतिनिधित्व का जो आरोप लगा रहे हैं उसका आप जवाब दे रहे हैं। मैं लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, क्या ये मामला, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में जब राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे, वो कह रहे थे कि आप ओबीसी की बात उठाते हैं, आपको इतना बड़ा ओबीसी नहीं दिखता जो प्रधानमंत्री पद पर है। और दूसरी बात ये कि आपने उस समय जब ओबीसी को आगे आने ही नहीं दिया, तो अभी आप सीनियर पोस्ट पर खोज कैसे रहे हैं, गिन कैसे रहे हैं कि कितने ओबीसी। तो राहुल गांधी ने जो बात ये उठाई है पीएम की जाति को लेकर, जो टिप्पणी की है, क्या ये उसी का जवाब देने की कोशिश है राहुल गांधी की? मैं दूसरी बात अभी आपके सवाल पे आने से पहले बताना चाहूँगा। जो नीरज जी अभी सवाल उठा रहे थे, मुझे जवाब देना इसलिए ज़रूरी है कि उन्होंने पब्लिक ब्रॉडकास्टर को भी एक तरह से सामने में रखा है, दूरदर्शन को भी और ऑल इंडिया रेडियो को भी।
और उन्होंने कहा कि हम आपने आधे अधूरे ये चीज़ें बता रहे हैं और उस चीज़ को सामने में नहीं ला रहे हैं। तो ये बात नीरज जी को इसलिए कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी की बात है, इसलिए उसको सपोर्ट करना है, उसको आगे बढ़ाना है नैरेटिव। तो राहुल गांधी जी ने उस नैरेटिव को जो कहा था कि पीएम को 1.5 लाख की सैलरी है, वो कैसे 7 लाख 8 लाख के कपड़े रोज बदलते हैं। 7 लाख 8 लाख उनके लिए बहुत मामूली चीज होगी, लेकिन हम लोगों जैसे लोग जो है लाल जी, आप जैसे लोग होंगे उनके लिए 7 लाख बड़ी बात होती है। बिल्कुल, और उनकी जानकारी के लिए बताऊं कि पीएम मोदी खादी के कपड़ा पहनते हैं। हाँ। अगर एक कुर्ते पैजामा और उसके जैकेट की अगर 7 लाख भर दिन का लगता है, तो हम लोग शायद उस खादी भंडार जा भी नहीं सकते। तो लेकिन दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 1.5 लाख में पीएम मोदी के सैलरी में इतने कपड़े वो कहाँ से पहनते हैं, तो 70,000 80,000 की सैलरी बतौर एमपी राहुल गांधी हर साल कम से कम 10 बार विदेश यात्रा करते हैं, टॉप क्लास के होटल में रहते हैं। जब एक तरफ से उठेंगे तो दूसरे तरफ से भी उठेंगे। प्रत्युष जी ने भी जैकेट का सवाल ये जवाब, ये नैरेटिव इसलिए बनता है कि राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू थी, आपको याद होगा, मैं जस्ट आपको याद दिलाना रहा हूँ, पिछले साल में। तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये भारत जोड़ो यात्रा हमें इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि इस यात्रा को हमारी खबर जो है मीडिया दिखा नहीं रहा। तो राहुल गांधी ये बार बार दिखाना कोशिश करते हैं कि मीडिया में उनका कवर नहीं है, मीडिया में वो हेडलाइन नहीं बन रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया को उन्होंने अपना आधार बनाया है। वो रोज इस तरह के हैशटैग लाते हैं और उस पे वो रिएक्शन देखते हैं और कहते हैं कि ये हैशटैग आज नंबर 1 है। तो नीरज जी, ये सोशल मीडिया का जो आप चाह रहे हैं कि वही मेन स्ट्रीम मीडिया भी चलाए, तो राहुल गांधी को ये बात को समझनी पड़ेगी कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में पीएम के कपड़े को लेके उसको रिसर्च भी करना पड़ता है, उसको फैक्ट्स भी जुटाने पड़ते हैं। सही बात है। हम उस चीज को लेके आगे नहीं जा सकते क्योंकि हमें पता है नहीं कर सकती मेन और आप जिस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं उसका जवाब कम से कम लोग जब दे रहे हैं। जो बात अभी बीजेपी प्रवक्ता बढ़ाते कि आपके इस बचकानी बातों से लोग हंसते हैं, क्योंकि लोग इसलिए हंसते हैं कि आपने अपनी ही पार्टी के 75 करोड़ रुपया खर्चा किया है इस भारत जोड़ो यात्रा में। आप ही के यहाँ से इंफॉर्मेशन है। और इस यात्रा में आप बता क्या है लोगों को, आप इस यात्रा से देश को दे क्या रहे हैं। तो ये सब गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी की महिमा मंडित आप करिए, ये जरूरी है, लेकिन राहुल गांधी देश के नेता हैं, तो देश को भी उनसे कुछ मिलना चाहिए, उन गंभीर बातों पे चर्चा होनी चाहिए। और आप जो चर्चा कर रहे हैं सिर्फ सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया पर कई बातें चलती रहती हैं, लेकिन जब बात उठाएंगे नीरज जी, तब तो बात पूछी जाएगी कि भाई कौन सी आमदनी है जिससे कि इतनी विदेश यात्राएं होती हैं, कौन सी आमदनी है जिससे महंगे जैकेट, वो प्रत्युष जी अभी पूछ रहे थे, कौन सी आमदनी है जिससे इतने महंगे जैकेट पहनते हैं। कोई ये भी सोशल मीडिया पर पूछ सकता है कि कौन सा वाला हाफ टी शर्ट लाते हैं जो कि ठंड में गर्मी नहीं लगती। मैं आपको सोशल मीडिया की बात का भी जवाब दे दूंगा जी, लेकिन जो विनोद जी कह रहे थे ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत रिसर्च करके काम करता है, ठीक, तो मुझे एक बार ये बता दीजिएगा कि ये जो लद्दाख में जो पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 10, 11, 12, 14 है, जहां पर आज भारत की जो सेना है वो पेट्रोल नहीं कर पाती है, उसके ऊपर कितना रिसर्च करके नीरज जी, मैं माफी चाहूंगा, बस एक चीज जोड़ना चाह रहा हूं कि आपके अपने देश के आर्मी पे और सैनिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं है क्या वो मामला लद्दाख वाला भारत चीन के बीच बातचीत सेटल हो गया? एक मिनट लाल सिंह जी, अब जरा एक बार आपकी क्रेडिबिलिटी पे मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर भी तो सवाल कर लेते हैं ना। वो तो करते ही हैं, वो तो कांग्रेस कर ही रही है लगातार। आप जरा मुझे ये बताइए कि अरुणाचल का वो कौन सा गांव है, आप लोगों ने बहुत रिसर्च किया हुआ है, जिसके अंदर चाइना ने अपनी एस्टेब्लिशमेंट तैयार कर दी है, मुझे ये बता दीजिए। फिर मुझे ये बता दीजिएगा कि ये जो किसान कल नोएडा पर चक्का जाम करके बैठे थे और जो 750 किसान इससे पहले मरे, और आज जो स्वामीनाथन आयोग के चेयरमैन को भारत रत्न दिया, क्या उनके सपने को पूरा कर दिया इस सरकार ने? तो ये जो ऐसी हल्की बात, स्वीपिंग कमेंट जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर हो रहे हैं, नीरज जी, ऊपर भी बात करना जरूरी हो गया। अरुणाचल से लेकर के आप किसान तक आ गए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अरुणाचल के किसी गांव का मुद्दा है, उस पर भी रिसर्च है,
उस पर भी फैक्ट फाइंड किया जा रहा है। और जब बात आप करेंगे तो जो मामला पहले से है कि हमने पीओके में कितनी जमीन गंवाई है, कितनी अक्साई चीन में गंवाई है, वो भी है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। आज के जमाने में छिपाने से कुछ नहीं छिप सकता। प्रत्युष जी, प्रत्युष जी, मैंने तो इसीलिए हमने तो इसलिए कहा भी था कि मणिपुर में जो पिछले 10 महीने में घट रहा है, उसको जितना छुपाना चाहेंगे वो बाहर निकलकर आ जाएगा। और सच्चाई को बाहर आने में समय लगता है। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि सच चाहे पहले 1 किलोमीटर सड़क नापी जाती थी, आज उसको 4 किलोमीटर नापा जाता है। मैं ये कह रहा हूं एनएसएसओ का जो बेस ईयर बदला गया, जो 2011 से 2021 किया गया, वो भी बताना चाहिए था। तो आंकड़ों की जो हेरा फेरी है उसके ऊपर जवाब हमारे पास एक से बढ़कर एक प्लेटफॉर्म मौजूद है। नीरज जी, संसद से लेके सड़क तक एक से बढ़कर एक प्लेटफॉर्म मौजूद है। सच जो है ना, वो चाहे इधर का हो या उधर का हो, वो निकल करके आता है, उसको दबाया नहीं जा सकता। प्रत्युष जी, जो बात ये कह रहे हैं, मुझे सर जी, मैं बहुत शांति से सुन रहा था। मुझे बस यही बताना है दूरदर्शन के माध्यम से देश की जनता को कि कितना राहुल गांधी के दिल में हेट्रेड है, जो अपनी मोहब्बत की दुकान लेके घूमते हैं। मणिपुर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, हर जगह तोड़ने की बात करते हैं। अब पहुंचे ये मिजोरम, वहां बोले कि 371A, जिसमें सब आपको पता होगा, लोगों को सब संविधान है। वहां जाके डर का बीज बो रहे थे कि आपकी जो कल्चर है, एथनिसिटी है, लोकल फूड है, सब पे इंटरफेरेंस होने वाला है। उस आदमी को इस बात की ज्ञान ही नहीं है कि भारत एक देश है जिसमें हर आदमी जुड़ा हुआ है। मिजोरम, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, सबके लोग काम करते हैं। दिल्ली में, बॉम्बे में, बेंगलोर में, हैदराबाद में। एक इलेक्शन जीतने के लिए आप जाके इस तरह का डर, इस तरह की झूठी बातों का बीज बो के आओगे तो आप समझ लो आप कितना नुकसान कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि आप फॉरेन मीडिया के हाथ में खेल रहे हो। आप उनको मौका दे रहे हो कि भारत को अटैक करें। ये कहां का स्टेट्समैनशिप है? अब आप बड़े हो चुके हो, आप मम्मी के उससे बाहर आ चुके हो। आपको समझना पड़ेगा कि आप ऑपोजिशन के एक लीडर हो। कांग्रेस पार्टी उसका आपको लीडर मानती है, वहां तो कोई इलेक्शन जीतना नहीं पड़ता, बस कोई भी लीडर बन जाता है, परिवार का होना चाहिए खाली। आप इस तरह की छोटी बातें नहीं कर सकते हो। आप हैंडल दे रहे हो कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, कमजोर करने के लिए। इतने दिनों तक शासन में रह चुकी पार्टी, आप इतने साल शासन में रहे हो और आप कुछ भी बोल देते हो। ऐसा नहीं होता है। और आपको समझना पड़ेगा कि भारत की जनता हवा में वोट नहीं देती है, वो वोट तब देती है यही बात मैं कह रहा हूं, देहात में उसको फैसिलिटी मिल रहा है जी, वो अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज महसूस कर रही है। नीरज जी की पार्टी को संसद से लेकर सड़क तक का प्लेटफॉर्म है। अपनी बातें जनता के सामने बिल्कुल मजबूती से रखें और उन बातों पर जोर देकर, नीरज जी आपको जवाब देना चाह रहे थे, आप अपनी बात रखिए और साथ में ये भी कहिए कि ये जो इस तरह का आपकी पार्टी जवाब देती है कि जो चला गया वो ईडी के डर से भाग के चला गया, जो रह गया वो ईडी से नहीं डरा, ऐसे जवाब देंगे? कल तक तो वो आपके सहयोगी थे ही। लाल सिंह जी, पहले 2 बातें कह देता हूं, फिर जवाब जल्दी से दे जी। पहली बात तो ये, प्रत्युष जी कितनी हल्की बात कर रहे हैं उस नेता के बारे में जिसके परिवार ने इस देश के लिए, अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं, उसकी दादी इंदिरा गांधी ने देश के लिए शहादत दी और उसके पिता राजीव गांधी ने इस देश के लिए शहादत दी। उस नेता के बारे में इतनी हल्की बात करने से पहले हर किसी को बच लेना चाहिए। और दूसरी बात, ये जगत प्रकाश नड्डा जी, बंगारू लक्ष्मण जी और ये अमित शाह जी कौन सा चुनाव लड़कर इनके यहाँ अध्यक्ष बन जाते थे? मुझे तो वो बता दीजिए, हमारे यहाँ तो प्रक्रिया होती है। और तीसरी बात देखिए, एजेंसी के काम करने के तरीके पे सवालिया निशान बार बार सिर्फ इसलिए खड़ा हो जाता है कि फैक्चुअल पोजीशन समझिए। 98% से ज्यादा जो मामले हैं वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर दिए गए हैं। और जब वो नेता रास्ता बदलता है और उसको भाजपा या भाजपा का कोई एलाई दिखता है तो सारी चीजें बंद हो जाती हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अजीत पवार का 70,000 करोड़ का घोटाला छोड़ दीजिए, आप मुझे सिर्फ मैं जवाब लेता हूं, बैंक के घोटाले के बारे में मैं जवाब लेता हूं। प्रत्युष जी, छोटा सा 700 करोड़ की जमीन अटैच हो रही थी। प्रत्युष जी, छोटा सा फिगर दे रहा हूं, इंक्वायरी खत्म हो गई। प्रत्युष जी, छोटा काउंटर कर रहे हैं, बात कर रहे थे, नीरज जी खत्म हो गई। ठीक, नीरज जी आपके सवालों का जवाब प्रत्युष जी छोटा सा काउंटर, बहुत छोटा था। 5,906 केस ईडी ने रजिस्टर किया है, ठीक है। इसमें सिर्फ 2.98% केस जो है वो पॉलिटिशियन के खिलाफ है। पर सबसे बड़ी बात जो जानने की है कि
कांग्रेस सरकार ने सिर्फ आज तक 5,000 करोड़ रुपया सीज किया था। हाँ। मोदी सरकार ने आके 1 लाख करोड़ रुपया जो लोग लेके चोरी का भाग रहे थे, जो वेलफेयर में लगना था, जिससे रोड, बिजली, पानी होना था, वो अब तक ऑलरेडी आ चुका है। एक भी चोर नहीं बचेगा। ये तो डेटा है, फिगर है, सबके पास है। इसमें कोई झूठ के कोई गुंजाइश ही नहीं होती है ना। ये तो दुनिया देख रही है, सब देख रहे हैं। इसीलिए मोदी जीतता है, इसीलिए मोदी सरकार तीसरी बार। ठीक, दो लाइन का काउंटर कीजिए, फिर विनोद जी के पास जाऊंगा। लाल सिंह जी, एक तो सीजर और अटैचमेंट में दोनों में फर्क है, प्रत्युष जी समझ लें। केस चल रहा है ना, लेकिन कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। सुनिए ना, पीएमएलए के तहत जो चेंज हुआ और उसके बाद उसका जो दायरा बढ़ाया गया, उसमें अटैचमेंट का प्रोविजन हुआ। तो ये तो आपके शासनकाल के दौरान ही हुआ था ना, यूपीए शासन में, हमारे शासनकाल में जी बिल्कुल हमारे में हुआ। और हम यही बात तो कह रहे हैं कि अटैचमेंट और सीजर समझ ले, और सिर्फ ये बता दे कि वो गावले बंधु, वो हसन मुशर्रफ, वो हेमंत बिश्व शर्मा, वो अजीत पवार, इन सब के ऊपर एजेंसी मैं इसमें एक बात जोड़ दूं, प्रत्युष जी ने जो काउंटर किया, मैं एक बात जोड़ दूं, मैं फिर से वही बात कहूंगा। देखिए, लोकतंत्र है, हर जगह दरवाजा खुला हुआ है। यूपीए शासन के दौरान ये लोग केस लड़के दरवाजा वहां कोर्ट से लाते थे ऑर्डर। अमित शाह जी भी हेमंत बिश्व शर्मा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे। ठीक है। पता नहीं क्या विनोद जी, जो बात कांग्रेस कह रहे हैं, नीरज जी जो बात कह रहे हैं, इस बात को तो कांग्रेस लंबे समय से उठा रही है, विपक्ष लंबे समय से उठा रहा है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी उठा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि नीरज जी अगर ये बात कह रहे हैं और इन बातों में दम है, तो इन बातों को जनता सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रही है? नहीं, बस मैं नीरज जी को जाते जाते एक चीज़ याद दिला रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में जब आपने देखा होगा पिछले इलेक्शन में, जब पीएम मोदी ने वहाँ पे महादेव ऐप का मामला उठाया था छत्तीसगढ़ में, तो जोर शोर से वहाँ पे छत्तीसगढ़ में ये शुरू हो गया कि पीएम मोदी ने सीधे सीधे आपने एक झूठ का प्रचार किया है। महादेव ऐप से जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे बघेल जी, उनका कोई सरोकार नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, आपने इस तरह से की थी। जबकि आपको दुनिया को पता था कि इस महादेव ऐप को लेके ईडी ने जो कार्रवाई शुरू की थी, उस कार्रवाई में कम से कम 5 लोग बड़े जो उसके किंग पिन थे वो पकड़े गए थे। 5,000 करोड़ से ऊपर का वो घोटाला था। ठीक है। पर आप इस तरह से देखिए, कई इस तरह के घोटाले में कई बड़े बड़े ऑफिसर वहां फंसे थे और वो भी गिरफ्तार हो चुके थे। तो आप झुठलाते रहे, लेकिन जनता ने इसको आपके बिल्कुल यही सवाल उठता है को नहीं माना कि भाई प्लेटफॉर्म हर जगह पर है, आप अपनी बात रख सकते हैं। ये क्रेडिबिलिटी आप खो रहे हैं कि आज जीतेंगे। 28 दलों का ये इंडिया गठबंधन चला था और वो गठबंधन सिमटते सिमटते आप देखिए कि कहां तक पहुंच गई। बिल्कुल समय की कमी है, इसलिए मैं अब नहीं आ पाऊंगा, माफी चाहूंगा प्रत्युष जी, बहुत समय की कमी है। नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, प्रत्युष जी आपका भी जुड़ने के लिए। हम फिर इस चर्चा को कभी जरूर करते रहेंगे। विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबर। लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब बात एक और बड़ी खबर की इस वक्त में, और ये खबर है उत्तराखंड के हल्द्वानी से। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है, और हिंसक घटना में 2 लोगों की मौत और 100 से भी ज्यादा घायल हुए हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कल ये बवाल हुआ था, और वहां पर फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनभूलपुरा क्षेत्र में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। हालात नियंत्रण में है। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कहा। कल की घटना में आगजनी और पथराव करने वाले एक दंगाई की पहचान की जा रही है।
सौहार्द और शांति बिगाड़ने वाले किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार और प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हल्द्वानी के डीएम ने कहा है कि थाने को जलाने की उपद्रवियों ने साजिश की थी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल यह मामला यह था कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अवैध मदरसे के खिलाफ कोर्ट के आदेश से कार्रवाई हो रही थी और उसी के बाद इस तरह का दंगा, आगजनी, पथराव वहां पर हुआ था। तो प्रशासन का कहना है कि हालात बेकाबू होने पर थाने की सुरक्षा में उन्हें बल प्रयोग करना पड़ा। वंदना सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाने निकली नगर निगम की टीम जब अवैध मदरसे को तोड़ने पहुंची तो असामाजिक तत्वों ने जमकर उपद्रव किया, जबकि प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने से पहले हर जरूरी नोटिस दिया गया था। उन्होंने बताया कि उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। जब पेट्रोल बम आगजनी की घटनाएं शुरू हुई और उसके बाद भी टीमें पीछे नहीं हटी तो थर्ड स्टेप में उस मॉब जो था, अराजक तत्व, उनके द्वारा थाने का घेराव किया गया। थाने में हमारे मजिस्ट्रेट थे, हमारे पुलिसकर्मी थे, हमारे ऑफिसर्स थे, हमारी कुछ मशीनरी थी, टीमें थी, असला था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो थाने को घेरा गया। थाने के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया। उन पर पहले पथराव किया गया, फिर पेट्रोल बम फेंके गए। थाने के बाहर खड़े वाहनों में आग लगा दी गई। उसका जो धुआं था आगजनी का, वो धुआं सारा थाने में भर गया और अंदर जो ऑफिसर्स थे उनको सफोकेशन होने लगा। ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं थी। ये पूरे काफी लंबे समय से हल्द्वानी के अंतर्गत सरकारी परिसंपत्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में बचाने का, सुरक्षित करने का, अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चल रहा है। उसी के क्रम में इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त हैं। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। तो आपने प्रशासन की प्रतिक्रिया सुनी। अब अपडेट ले लेते हैं अपने संवाददाता अवधेश नौटियाल से, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, क्या है इस समय के हालात, ताज़ा हालात क्या हैं? क्योंकि प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और प्रशासन बिल्कुल सख्त है। बिल्कुल लालचंद जी, जो स्थिति है पूरी तरह से काबू में है और अगर कहा जाए तो जो पूरी तरह से नियंत्रण में स्थिति है। जो कल घटनाक्रम हुआ उसके बाद से तमाम जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं वो लगातार फीडबैक ले रहे हैं। देर रात भी इसको लेकर बैठक हुई और सुबह भी उन्होंने आला अधिकारियों से इसको लेकर पूरी बैठक ली, पूरा खाका तैयार किया। साथ ही डीएम नैनीताल जो है उनसे पूरा फीडबैक लिया, एसएसपी नैनीताल से पूरा फीडबैक लिया और तमाम जो घटनाक्रम है उस पर जो है नियंत्रण को लेकर वहां पर जो है इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। इसके साथ ही जो सरकारी के साथ जितने निजी अस्पताल हैं वहां पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है, वहां पर सब अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो वहां कर्फ्यू लगा हुआ है पूरे क्षेत्र में, तो पुलिस ने जो है सुबह भी वहां मार्च पास्ट किया और लगातार जो पुलिस की जो निगरानी है वो लगातार बढ़ी हुई है यहाँ पर भी। उसको इसके साथ ही अगर हल्द्वानी के साथ ही बात करें तो जो अन्य जनपद हैं वहां पर भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। खासतौर से जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां पर जो है अतिरिक्त जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। देहरादून की बात कर लें, हरिद्वार की बात कर लें, उधम सिंह नगर, ही अन्य जनपद हैं, तो वहां पर भी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। हल्द्वानी में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। फिलहाल किसी प्रकार की कोई घटना देर रात के बाद से कोई घटना सुनाई नहीं दी है। ठीक अवधेश, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जोड़कर ताज़ा जानकारी देने के लिए। और अब बात एक और बड़ी खबर की, और ये बड़ी खबर है अपने रत्नों की पहचान की, जिनको भुला दिया गया था, उन रत्नों की पहचान की। भारत रत्न के रूप में कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देने के बाद उम्मीद जगी थी कि कुछ और बड़े चेंज मेकर्स को ये सम्मान मिलेगा, जिन्होंने बड़े बदलाव लाए हैं इतिहास में। तो केंद्र सरकार ने उसी उम्मीद के मुताबिक आज पूर्व पीएम पीवी नरसिंह राव और चौधरी चरण सिंह के साथ ही महान कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। तो पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए कहा, हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि पूर्व पीएम के अतुलनीय योगदान को यह सम्मान समर्पित किया है। साथ ही पीएम मोदी ने नरसिंह राव
के सम्मान में कहा कि उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए शानदार तरीके से देश की सेवा की। आगे उन्होंने कहा कि नरसिंह राव का दूरदर्शी नेतृत्व भारत में आर्थिक उन्नति और विकास के लिए एक ठोस नींव रखने में सहायक बना। साथ ही प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को याद करते हुए पीएम ने कहा कि उन्होंने मुश्किल दौर में कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हम जानते हैं कि पहले भी कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिल चुके हैं। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषि, आज जिस तरह से 3 नामों का ऐलान किया गया है, पहले भी 2 नामों के ऐलान किए गए थे, केंद्र सरकार ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि जिन्होंने भी महान योगदान दिया है और वो छूट गए हैं, उन सभी को ये सम्मान देने से सम्मान का सम्मान हो रहा है। ऋषि, आप तक आवाज आ रही है? जी लालचंद जी। ऋषि, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से 3 और नामों को ऐलान किया गया देने का, ये वो महान विभूतियां हैं जो कहीं ना कहीं छूट गई थी और अब इनको ये बड़ा सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान दिया गया है। देखिए लालचंद, जहाँ तक आज के अगर हम भारत रत्न को देखें तो निश्चित तौर से जिन तीनों लोगों को भारत रत्न मिला है, ये अपने अपने क्षेत्र में तो इन्होंने काम किया ही, लेकिन जिन क्षेत्रों में काम किया उन क्षेत्रों में आजाद भारत का पैराडाइम शिफ्ट कराने में ये लोग सफल रहे। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले MS स्वामीनाथन का जी, तो एक वैज्ञानिक के तौर पर उन्होंने जो सराहनीय कार्य किए, उसके साथ साथ उन्होंने जो भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कृषि की भूमिका को, जो हमारी पहले से ही कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, उस कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में कृषि को जो प्रमुखता दिलाने में जो कामयाबी हासिल की, यानी कि जब हम चारों ओर से एक ऐसे मुल्क के रूप में थे जबकि हमें अनाज की एक बड़ी समस्या से जूझना पड़ता था, और उस राष्ट्र को अगर हम आत्मनिर्भर राष्ट्र की ओर लेके जाते हैं खाद्यान्न के मामले में, तो ये ऐसा योगदान है जो सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। किसान नेता के तौर पर चौधरी चरण सिंह, इस मामले में हमने पूरी दुनिया को बताया है कि खाद्यान्न आपूर्ति सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जब जब जरूरत पड़ी है हमने उसको सुनिश्चित किया है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिंह राव। बात करता हूं कि चौधरी चरण सिंह की, तो निश्चित तौर से जो कांग्रेस के एक दौर हुआ करता था जिसमें उनके सामने कोई भी खड़ा हुआ नहीं दिखता था, तो एक राजनीतिक पैराडाइम शिफ्ट कराने में और उसमें किसानों को एक बार फिर से सियासत के केंद्र में खड़ा करने में उन्होंने जो भूमिका निभाई वो अतुलनीय है। इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि उनकी विचारधारा और उनके द्वारा जो स्थापित मानदंड थे, उनके आधार पर 3-4 राजनीतिक दल आज ऑलरेडी सत्ता में हैं। जी, अब अगर आप बात करते हैं कि नरसिंह राव जी का, संक्षेप में क्योंकि समय समाप्त हो रहा है जी, नरसिंह राव जी के मामले में कह सकते हैं कि एक सियासत के तौर पर तो उन्होंने अपने आप को स्थापित किया ही, लेकिन आर्थिक सुधारों का जो पैराडाइम शिफ्ट था, सुधार जो भारत आज हम देख रहे हैं, आज आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ रहे हैं, वो उनकी ही देन थी। तो नेतृत्व के मामले में जो उन्होंने भूमिका निभाई थी और उन्हें सियासत का चाणक्य भी कहा जाता था, समय तो कम है। एक सफल प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जो काम किए, निश्चित तौर से उन्हें भारत रत्न मिलना देश के लिए गौरव की बात, सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल समय कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ आज के इस वक्त में फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।